Morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन बेटा। प्रशांत, अक्षित, Good morning, sir. आवाज आ रही मेरी? Good morning, sir. Yes, Yes, sir. प्रशांत, yes, sir. बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हेलो Yes, sir. हाँ सर। प्रशांत, अक्षित, आप जरा बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। Yes, sir, आ रही है आवाज सर। बेटा एक बार फिर बोलना, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ, अब आई। मैंने न कहा ठीक है। अक्षित बोल दिए। प्रशांत? हाँ सर, हाँ, आवाज आ रही है। वेरी गुड। बेटा चैट बॉक्स में भी आप, गुड मॉर्निंग बेटा, चैट बॉक्स में भी आप लोग अपनी अटेंडेंस करना, ठीक है? सो हाउ इज एवरीवन? और सूरज, आदेश, आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हो। आपकी तो इस सेमेस्टर में बड़ी इच्छा थी कि आप लोग सामने सामने हम लोग बातचीत करें, बट कुछ ना हुआ तो कम से कम आप कैमरा तो हम लोग ऑन रखेंगे। हम 5 ज्यादा लोग है ही नहीं, 6 ही लोग रहेंगे, तो 6 लोग वी विल ओपन आवर कैमरास इन ऑल आवर क्लासेस, ठीक है? ओके सूरज, आदेश आप हो ना? ठीक। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? फाइन सर। Wonderful. So now we are going to start a new semester and हम लोगों का आज पहला क्लास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा वो तो खैर मैं पढ़ाऊंगा ही एज योर सब्जेक्ट टीचर, बट अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को थोड़ा सा बातचीत करते रहना चाहिए। सबसे पहले तो आई होप यू मस्ट आपको टाइम टेबल मिल चुका है इस बार का, सारे सब्जेक्ट्स में कौन टीचर पढ़ा रहा है आपको एकेडमिक से रिलेटेड सारी क्लैरिटी है या कुछ आपको पूछना है? पहले तो ये बताओ। हम लोग क्विजेस असाइनमेंट्स वैसे देते रहेंगे, क्विजेस के इंस्ट्रक्शंस आएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा कि इस बार क्विजेस, अभी पक्का नहीं कह रहा हूँ, बट लेट द इंस्ट्रक्शंस कम, हो सकता है एमसीक्यू की तरह ना हो, एमसीक्यू के लिए कुछ आपके सरप्राइजेस हो, बट एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो एमसीक्यू जो क्विजेस होंगे वो डिस्क्रिप्टिव इन मैनर होंगे। बट डिस्क्रिप्टिव अगर होंगे तो यहाँ पर होगा कैसे? फॉर एग्जांपल 9 to 10 हमारे क्विज होता है, तो आपका 5 लोग हैं, तो याद करो जब आप लोग ऑफलाइन हम लोग यहाँ पर रहते थे तो हम लोग 5 सेट बनाते थे और 5 सेट इंडिविजुअल अलग अलग बच्चे को मिलता था। तो सेम सिचुएशन में हम लोग कोशिश यही करेंगे, एक कभी प्लानिंग चल रही है बट इट्स इन द प्लानिंग फेज, सो लेट द थिंग्स अनरोल, कि आप लोग को डिस्क्रिप्टिव क्विजेस ही देना पड़े, और डिस्क्रिप्टिव क्विजेस के साथ साथ जो जितने भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी जो पेपर पहुंचेगा वो अलग अलग पहुंचेगा। अब जब भी पेपर बनाया जाता है तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन फैकल्टी के मन में भी होता है कि इतने में कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लो कि 1 घंटे का पेपर है तो ये अंदाजा रहता ना 50 मिनट में हो जाना चाहिए, 50 मिनट या 55 मिनट में। तो उस अंदाजे के बेसिस पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान बस इतना रखना है कि हम लोग अपने पेपर्स को जब कर लेंगे उसको टाइम पर चीज़ों को दे देंगे, अपलोड कर देंगे, ये मैंडेटरी होगा उस समय। बट उसके इंस्ट्रक्शंस मैं आपसे शेयर करूंगा जब हमारे पास आ जाएगा। तो ये थोड़ा क्विजेस को लेकर हुआ। हाँ, सरप्राइजेस में हम एमसीक्यू की तरह कर सकते हैं, बल्कि उसमें और भी ऑप्शंस हैं।
जिसको हम लोग कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने, मैंने जो किया हुआ था, कुछ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर भी किए हुए थे, एमसीक्यू भी किया था, कोई गेम खेल सकते हैं। काहूत पे आप लोगों ने खेला होगा, अगर नहीं खेला है तो इस बार हम लोग खेलेंगे। काहूत को यूज करते हुए हम लोग एक सरप्राइज ले सकते हैं। तो आप लोग एक काम ये भी कर लीजिएगा, मेरे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐप आता है काहूत, KAHOOT, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आने वाले समय में हम उसका यूज भी करेंगे। सो ट्यूटोरियल्स का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ट्यूटोरियल्स आपको दिया जाएगा, आप उसको फिर लिखने के बाद उसको स्कैन करके आप अपलोड कर दीजिएगा, दैट वुड बी द सेम थिंग। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बीच में आपको अगर सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आती है तो बुलाया भी जाए। अभी तो फिलहाल बढ़ ही रही है, क्योंकि हम लोग भी ये चाहते हैं कि जैसे उम्मीद यही कर रहे हैं, जैसे लैब्स वगैरह जो होंगे तो लैब्स वगैरह की जब एग्जाम्स वगैरह हो या कुछ क्लासेस वगैरह ऐसे हो, से मान लेते 3 हफ्ते के बाद सिचुएशन बेटर होना शुरू होती है, तो उसके लिए अच्छा ये होगा कि हम लोग कॉलेज में आएंगे और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो दिखेगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज अभी हम लोग जैसे अभी आपस में देख रहे हैं, तो इसको भी हम लोग अपने लैपटॉप पे डिमॉन्स्ट्रेट करके फैकल्टी को स्क्रीन को शेयर करेंगे और उसके बाद फिर वाइवा वो से होना है या जो चीज़ें हो रही एक्टिविटीज़ होनी है वो कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे हमारे विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एकेडमिक सेशन जो शुरू हो रहा है। पर फिर भी कोई क्वेरी मन में कभी भी आती है आप बताते रहना, और आपकी तो मैं हर आप हफ्ते क्या लगभग रोज आपके कांटेक्ट में रहूंगा, तो मुझे थोड़ा सा अपडेट भी करते रहना कि कैसे सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं। तो आप के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको मैं लूंगा, दूसरा आपका आई थिंक कंपाइलर है ना, compiler that would be taken care by Mr. Dr. Ram Pratap ji. DBMS, database management system, that would be taken care by Dr. Firoz sir. रतन सर ले रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, और कौन सा बच रहा है? साइबर सिक्योरिटी नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क ले लिया। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी वो आपके लास्ट सेमेस्टर में थी सर, लास्ट सेम में था सर। तो आई थिंक 5 सब्जेक्ट्स हो गए या कोई रह गया था आपका? AI हो गया, सर वेयर हाउसिंग इलेक्टिव आप लोगों ने वेयर हाउसिंग चूज किया हुआ है, उसको डॉक्टर आशीष अवस्थी जूनियर, ही वुड टेक केयर ऑफ दैट। ये 5 सब्जेक्ट्स हो गए अपार्ट फ्रॉम द लैब जो आपके साथ होगी। सो जो क्लासेस होंगे वो भी कोशिश यही हम लोग करेंगे 1 आवर ड्यूरेशन का हो, या 1 आवर ना हो तो लगभग जैसे 5 मिनट आना जाना और ये सब चीजें जो हो जाती हैं, वो मतलब हम लोग चाहेंगे मोर देन 40 मिनट्स। लास्ट सेमेस्टर में 40 मिनट्स ही होते थे, बल्कि 40 कहा जाता था तो थोड़ा सा कम ही हो जाता था, तो अब की 1 आवर ही करेंगे। तो अगर बीच में वो हो जाता है, आपका ब्रेक हो जाता है, तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा आफ्टर 40 मिनट्स, ठीक है। तो हम लोग ड्यूरेशन भी चाहेंगे कि आपका उस तरीके से ही चलता रहे जैसे पहले चल रहा, जैसे कि नॉर्मल क्लास में चल रहा, कोशिश यही करना है। गूगल क्लासरूम में बना दूंगा, आपसे वो शेयर कर लूंगा AI को लेकर, और उस गूगल क्लासरूम में आप लोग अब की जब एंटर करिएगा तो आई थिंक आप लोगों को अपने ईमेल आईडी कॉलेज का मिल गया होगा सभी को, कॉलेज डोमेन, उसको आप लोग उसी से ही आप एंटर करिएगा। कॉलेज डोमेन के ईमेल आईडी से और फायदे भी होते हैं, क्योंकि अब आप तुम लोग 4th सेमेस्टर में आ रहे हो, और 4th के बाद अब आने वाले समय में मोस्ट प्रॉब्ली 5th में आपके पास प्लेसमेंट एक्टिविटीज भी शुरू हो जाएंगी। तो कुछ आप बाकी पढ़ाई के साथ थोड़ा सा टाइम डिवोट करिए प्लेसमेंट एक्टिविटीज को लेकर भी, अपनी भी तैयारी करिए। वैसे SDP और यहाँ जो चीजें एक्टिविटीज होंगी वो होंगी ही, बट आपको अपनी भी तैयारी करनी खुद भी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ कोर्स करना चाहते हैं, और जब कोई कोर्स किसी दूसरी जगह पे करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उनके जो वो फ्री में नहीं होता है, कुछ पेड होते हैं। तो अगर वो पेड होते हैं तो कभी कभी ये कहा जाता है कि यदि आपके पास जो ईमेल आईडी है वो कॉलेज डोमेन का है तो उसको आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाता है। तो सेनेट के दौरान ये एक इशू रेज हुआ था, जहां पर ये कहा गया, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग चूंकि कहीं कहीं कोर्सेज करते हैं और ये रिक्वायरमेंट आती है जिससे हमें ये फायदा हो, तो इसके बाद फिर इस वजह से पूरे कॉलेज के सारे बच्चों को एक कॉलेज डोमेन्स का एक ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया, तो आप उसको वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं।
ये आइडेंटिफाई करता है कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं और उसके बेसिस पर वही आपका ईमेल आईडी आपको इश्यू किया गया। सो ये सिर्फ इस गूगल क्लासरूम के पर्पस के लिए नहीं है, रैदर ये ओवरऑल आप अगर कहीं और इसका यूज करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो मेरे क्लासेस होते हैं या जो हम लोग बातचीत करते रहते हैं तो वो अच्छा तभी लगता है एक टीचर को जब दोनों तरफ से बातचीत होती रहे और आमने सामने लोग बैठे रहे। यही एक आइडियल सिचुएशन है जो शायद इस समय हम लोग वर्चुअली बैठे हुए हैं, बट कम से कम आप लोग जो है अपने वीडियोस ऑन किए हुए तो लग रहा है हाँ आमने सामने, बट सिर्फ देखना नहीं है, हम लोगों को बात भी करना है। तो अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और उसकी थोड़ा आज शुरुआत कर देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये सेमेस्टर रिलेटिवली बाकी थर्ड सेमेस्टर से तो थोड़ा हल्का है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स आपके थ्योरेटिकली नेचर भी आ जाते हैं, तो आपको अपना टाइम एक तरीके से प्लेसमेंट एक्टिविटीज पे डिवोट करना चाहिए। बट फोकस अपना अब लगभग खत्म होने वाला है, तो उस वजह से आप पूरी तरीके से आप ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई और चीजों के बारे में। ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपका क्या विचार है? आपको क्या मालूम है अभी तक? आप लोगों ने क्या इधर कुछ कोर्स वगैरह किया है या क्या चीज की है? पहले मुझे एक थोड़ा सा आप अपने आप विचार बताइए तो मैं आपको आगे बात करूँ। एनीवन क्या? 5 ही लोग हैं, 5 को बोलना है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक शुरुआत कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हो और साथ में आप क्या फिर इसमें उम्मीद करते हो क्या पढ़ाया जाएगा? और मशीन लर्न्स ह्यूमन बिहेवियर। मशीन लर्न्स ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो हमें अक्षित ने एक एग्जांपल, एक डेफिनेशन देने की कोशिश की इनफैक्ट कि मशीन लर्न कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर। तो व्हाट यू मीन बाय बिहेवियर अक्षित? सर हम जैसे अगर कोई एक ऐप अगर लेते हैं सर, मान लीजिए अगर कोई एक ऐप अगर लेते हैं सर, उसमें अगर हम कुछ चीजें बाहर सर्च करते हैं सर, तो हमारी बिहेवियर के हिसाब से वो एक अपना डेटा स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर लेता है। जैसे अगर मैं कोई गाना सुन रहा हूँ तो उस गाने के हिसाब से वो ऑटोमेटिक एक प्लेलिस्ट जनरेट कर लेता है कि उसके टेस्ट के हिसाब से, मूड के हिसाब से। ठीक बात है। तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि हम मान लेते हैं कि गाना सुनते हैं और हमें उस तरह के कभी-कभी तुम लोग देखते हो कि सजेशंस भी आने लगते हैं सेम तरीके। सजेशन। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल हुआ जहां स्पेसिफिकली म्यूजिक को सुनने के लिए की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको वो खुद समझने की कोशिश करता है किसी एल्गोरिथम के थ्रू या किसी चीज के थ्रू। वो लर्न करता है कि जो पर्सन बैठा हुआ है उसको किस तरीके के गाने पसंद है और उसी तरीके के गाने को वो सजेस्ट करना शुरू करता है। तो इन्होंने बिहेवियर के एस्पेक्ट को अक्षित ने बताया हुआ है। सो एनीवन सर एक एग्जांपल फेस अनलॉक स्मार्टफोन्स में होता है। हाँ सर, स्मार्टफोन्स में होता है। तो ये बिहेवियर वाला पार्ट है क्या, या इसमें कोई और डायमेंशन एआई का आ रहा है? यहाँ तो बिहेवियर तो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, बिहेवियर नहीं सर। सर वो एक्चुअली सर एक बार हम लोग सेट करते हैं, हम लोगों का जो भी फेस रहता है उस पर सेट करते हैं, तो मे बी सर सम फेशियल पॉइंट्स को वो अपने एल्गोरिदम से इंटरप्रेट करता है बाद में, मतलब चेक करता है कि जो हम सेट किए थे वो है कि नहीं। अगर है तो वो मतलब अनलॉक हो जाता है, नहीं तो लॉक ही रहता है, अगर सेम पर्सन बाद में वापस से उसको अनलॉक करना चाहता है उसको बाय यूजिंग फेस। तो ठीक है, तो ये दूसरा जो डायमेंशन है इसको मैं, ये आप बेसिकली कुछ बात कर रहे हो पैटर्न रिकग्निशन का। फेस जो उस तरीके का सेम चीज है कि नहीं है जिसके थ्रू पहले इसको लॉक और अनलॉक हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रिकग्नाइज करता है। तो कोई यानी कि हमने यहाँ पर एक दूसरा एंगल इसमें ऐड ऑन कर दिया है जो पहले अक्षित ने बताया था। तो आपने सूरज आपने इसमें ऐड ऑन कर दिया कि हम यहाँ पैटर्न को भी रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और कोई? शांत? यहाँ पे तो हम लोग जैसे कुछ कोई मशीन का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो वो जैसे स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज करें, जैसे कि सर
कोविड के टाइम जैसे रोबोट्स बनाए जा रहे थे एज अ नर्स की तरह यूज कर रहा था पेशेंट तक दवाई पहुंचाने के लिए, मतलब एक प्रॉपर वर्किंग पूरी मशीन इस तरह से। ठीक है, तो कोविड के टाइम पे जो अभी आप बात बता रहे हो कि कोविड के टाइम में एआई का कैसा यूज हो सकता है, कुछ आप बता सकते हो? हम लोग ने सुना भी था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जैसे कि उन्होंने कुछ वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सो आप कुछ इसमें एग्जांपल आप बेटा दे सकते हो इसमें, इस चीज को कि कैसे एआई यूज कर सकता है कोविड में? हम लोग इतने दूर दूर है और कोविड में क्या डिटेक्ट करेगा? कोमल। सर जैसे कि हॉस्पिटल्स में सर डॉक्टर्स किसी भी पेशेंट का सर टेस्ट लेते हैं या तो सर उसके जो चेक करते हैं, सर कोई टेस्ट करने के लिए सर उसका ट्रैक लेते हैं, तो उस प्लेस पे सर अगर हम लोग मतलब रोबोट का यूज करें सर इन्फेक्शन कम होगा डॉक्टर्स के पेशेंट से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट कोमल ने बताया रोबोट्स का यूज करना, जहां पर जो डॉक्टर्स है डॉक्टर्स को रिप्लेस कर दे रहा है रोबोट्स। तो जो टेस्ट कर रहे हैं कोविड का, जैसे आपके थ्रोट का स्वैब लेना, नाक का स्वैब लेना, कोविड के टेस्ट ऐसे ही होते हैं, तो उसमें इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग नहीं जा रहा है, रादर उसमें आपका एक रोबोट जा रहा है। और नॉट ओनली इन कोविड, इन्फेक्शन से मतलब कम होने से, इन्फेक्शन मतलब तब वायरस का इफेक्ट कम होगा इस वजह से डॉक्टर्स पे भी और लोगों की। ठीक है, वायरस का इफेक्ट इसमें कम होगा क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट डॉक्टर्स तो आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे रोबोट्स हो रहे हैं। और यहाँ प्रिसीशन की बात करें, अपार्ट फ्रॉम कोविड और भी जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, जैसे ह्यूमन हैंड है, हम ह्यूमन बीइंग है, तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई मशीन काम उस पर करती है तो उसकी प्रिसीशन, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग, तो वो ऑपरेशंस वगैरह में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एस्पेक्ट और जोड़ा हुआ है हम आपने, कोमल ने। ठीक है, और अभी दो लोग बाकी हैं, प्रशांत एंड आदेश। सर यूजुअली जो हमारे मशीन में आरोग्य सेतु ऐप। ये सेतु ऐप, ठीक है। हाँ सर वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सर मशीन में कि वो खुद के डिसीजंस ले नहीं सकता। तो बेसिकली एआई एक तरफ से उसको हेल्प करता है कि वो भी हमारी तरह एक सोच सके कि कैसे क्या मतलब हमें डिसीजंस लेने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक चेस का गेम होता है, तो जब हम खेलते हैं कंप्यूटर के साथ, तो हम जब एक मूव चलते हैं तो वो भी सामने से एक तरह से एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे किधर मुझे अपना पेस रखना है, अपना किधर वो रखना है। तो बेसिकली वो भी इस टाइम पे मूव अपना चल रहा है, वो भी डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा इसने यहाँ चला है तो मैं भी अपना जो पेस है वो कहाँ रख सकता हूँ। बेसिकली वो अच्छा, एक चीज कभी कभी सुनाई पड़ती है और हम लोग जो फिल्मों में देखते हो कभी कभी वो सही भी हो जाता है, या भविष्य में ऐसा हो कि मशीन जो है वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में काम करने लगे हैं। हाँ, मशीन राइज करते हैं, ऐसे तो हॉलीवुड की फिल्में मैंने देखी हुई हैं, आपने भी देखी हुई होगी। बहुत सारी हैं सर, बहुत बहुत सारी हैं सर। एआई को लेकर फिर ऐसे मन में तो नहीं आता कि अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि मशीन्स जो है वो सोचने लगे और वास्तव में अगर सोचना शुरू कर दें तो कहीं ये तो मशीन वर्सेस ह्यूमन बीइंग चीजें पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है सर। पॉसिबिलिटी है, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो तुम सपोर्ट करते हो अक्षित एआई को कि नहीं करते हो? नहीं सर, नहीं करते हो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और कोई स्पेसिफिक रीजन, मतलब तुम्हें डर इस चीज का है कि मशीन्स रिप्लेस कर देंगे ह्यूमन बीइंग को? सर एक्चुअली में रिप्लेस तो हो ही रहे हैं सर, ऐसे जॉब्स खा ही तो रहे हैं सबके। ठीक है, जॉब्स खा रहे अब हैं। जैसे सर कोई एक वेयर हाउसिंग का आप एग्जांपल ले लीजिए, अमेज़न के वेयर हाउसिंग में अगर कुछ पैकिंग्स के काम होते हैं, पहले पैकिंग सर बाय हैंड होते थे, लेकिन अब मशीनें आती हैं, तो वो ऑटोमेटिक पैक करते हैं, ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या बड़े बड़े कार कंपनीज में देख लीजिए सर, अब तो सारी कारें सर ऑटोमेटिक पे ही बनती हैं, पूरी मशीन्स पे ही होते हैं। कितने लोग तो फिर यहाँ पे सर कहीं ना कहीं एक शुरुआत है कहीं ना कहीं सर। ठीक है, अच्छा यहाँ तो हम अभी सब्जेक्ट शुरू नहीं किया और हम लोग तो पहले मन में काफी चीजें हैं। कितने लोग अक्षित को सपोर्ट करते हैं, या अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर अपनी बात बताएं कि क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते, या वो सही कह रहे हैं पूरी तरीके से? ये तो बड़ी डरने वाली बात है, हमारे सारे जॉब्स ही ले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन सर अगर मशीन आएंगी सर तो फिर मतलब सर ये होता है ना कि उनको सर रिपेयर करना वो सब भी तो सर एक हिसाब से जॉब इंक्रीज ही होगा ना सर, वो बनेंगी
मैन्युफैक्चर होंगी या फिर कोई कोडिंग करेंगे सर, उसमें भी जॉब सब इंक्रीज हो रही सर। ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते कि सर कम ही कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोमल क्या सर ये भी तो पॉसिबिलिटी है सर। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो अक्षित बेटा? ये भी तो पॉसिबिलिटी है सर कि एक मशीन खुद को ठीक करना सीख ले, खुद को मॉडिफाइड करना सीख ले। क्यों नहीं हो उसे सकता भी तो बनाना ही पड़ेगा। आदेश ने बड़ी देर तक कुछ नहीं बोला, ना वो इधर है ना उधर है। क्या हुआ आदेश, आप कुछ अपनी बात बताओ। सर अक्षित का कहना ठीक है सर, अक्षित हाँ ऐसा हो सकता है। फिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? पहले तो ये समझ, लाइफ के काम सर आसान करने के लिए, जैसे कि अब सर बहुत सारे जो कार वार आती हैं सर, ऑटोमेटिक आने लगी हैं, गियर का खत्म हो गया है सर, और एयर बैग वगैरह सिक्योरिटी पर्पस से एआई का इस्तेमाल, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सर, लाइफ प्रिकॉशन करने के लिए, प्रिसीजन सर बढ़ जाता है। तो हम लोग यहाँ लाइफ सिक्योरिटी और लाइफ को बचाने के लिए तो बात कर रहे हैं, बट लाइफ को चलाने के लिए जॉब्स को लेकर भी बड़े चिंतित भी तो हो रहे हैं। तो ये तो दोनों तरफ, एक तरफ एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। हाँ, so every coin has two sides। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर उसका एडवांटेज है तो कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एडवांटेज है, दूसरी तरफ डिसएडवांटेज है। बट मैं यहाँ दो चीजें बोलूंगा। एक तो टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, ठीक है। पुराने समय में अगर हम देखो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक समय ये कहा जाता था, वो क्या था, जब स्टीम इंजन आया था और तब लोगों ने इंजन की कल्पना नहीं की थी और ट्रेन आना शुरू हुआ उसके बाद। और ट्रेन आज के समय में ह्यूमन बीइंग को कितना, अगर देखा जाए, मदद कर रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो हर एक युग में ये मान लो कि एक तरह का रेवोल्यूशन आता है, और इस समय अगर एआई है, एआई का एक रोल बहुत बड़ा आ रहा है रेवोल्यूशन के केस में। तो रेवोल्यूशन का यहाँ मतलब क्या हो रहा है? रेवोल्यूशन का यहाँ मतलब हो रहा है काम करने के तरीके में और चीजों में चेंजेस हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है अक्षित का, जैसे मैं कहूँ कि कुछ जॉब्स जाएंगी, तो कुछ तरीके की जॉब्स जो हैं वो जाएंगी, ये बात सही है। बट वही दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि कुछ नए तरीके की जॉब्स अब बनेंगी भी। ये एक तरीके से देखा जाए तो बनने की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें उस नई फील्ड की तैयारी करने की भी जरूरत है और उसको प्रिपेयर करने की जरूरत है जिससे हम उसमें जॉब कर सके। तो अभी आपने जैसे मशीन लर्निंग का एग्जांपल लिया, या आपने एक वर्ड सुना होगा डीप लर्निंग, तो ये या आने वाले समय में चीन टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये जब टेक्नोलॉजी बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, तो इसकी मदद से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो जॉब्स आएंगी वो नए तरीके की आने वाली हैं, और जो ये नए तरीके के जॉब्स आएंगे तो हमें उसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अब एक समय जब ये आया हुआ था एटम, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो जब एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था, तो वो एक तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि ह्यूमन बीइंग को नुकसान कर सकता है। बट उसका आज के समय में देखो, उसका जुडिशली इस्तेमाल किया जाए तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो काफी हद तक इनकी मदद से हम लोग पूरा कर सकते हैं। आज के समय में भी आई थिंक 80 to 85% ऑफ आवर एनर्जी नीड्स हम लोग तेल के रूप में इंपोर्ट करते हैं। और अगर हमारे पास अलग अलग तरीके हो, अलग अलग तरीकों से एनर्जी को बना सकें, तो उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री में भी फर्दर और ग्रोथ होगी ही होगी। तो ये बात मैं बिल्कुल ठीक कहूंगा, मानूंगा इस चीज को लेकर कि कुछ तरीके की जॉब्स जाएंगी, बट वहीं ये भी मैं जरूर कहूंगा कुछ तरीके की जॉब्स आएंगी। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप को तैयारी करनी पड़ेगी, और उस तैयारी करने का आपको एडवांटेज भी मिलने वाला है अगर हम आज करें तो। आप तो मैं तो ये तो साथ में कहूंगा भी कि इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, एनी वन ऑफ यू, कि जो आप यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं ये तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बट इसके अलावा अगर पॉसिबल हो सके तो हम लोग कुछ क्लासेस, एक्स्ट्रा कोर्सेज, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, ये सब जो नई नई चीजें जो आपके कोर्स करिकुलम में नहीं है उनको भी कर सके, तो हम उसके लिए आगे फ्यूचर के लिए तैयारी भी अपनी भी कर सकते हैं। तो ये करना भी चाहिए, ठीक है। तो
यस, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों चीजें होती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये बात भी सही है कि जॉब्स कुछ जाएंगी, बट जॉब्स जाने के डर से नई चीज को ना किया जाए, ये तर्क भी शायद मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि मैं उसको नहीं मान रहा हूँ। रैदर हमें तो उस चीज की तैयारी करनी चाहिए जो नए तरीके के जॉब्स क्रिएट हो गए। तो आने वाले तुम देखोगे 10 साल के अंदर ही बहुत चेंजेस आए हैं। जब मैं एमसीए कर रहा था तो हमारे क्लास में एक स्टूडेंट हुआ करता था जो अपने पास एक मशीन लाया करता था, और वो क्या करता था कि मैसेज को बस एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता था और कोई काम नहीं था। मैं 1990s के एंड की बात कर रहा हूँ। फोन का जमाना था नहीं, टेलीफोन भी किसी के घर अगर लग जाता था तो ये बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी उस समय। तो लोग उसको बहुत आश्चर्य से देखते थे। वो क्या था? पेजर। अब आई डोंट नो आप लोगों ने कभी पेजर देखा भी है कि नहीं देखा है या उसके बारे में सुना है, बट पेजर का बेसिक काम क्या है? जिस तरीके से आज हम लोग अपने मोबाइल फोन से एसएमएस भेज देते हैं, उसी तरीके से एक पर्सन दूसरी जगह पर बस मैसेजेस को भेजने के लिए वो पेजर का इस्तेमाल करता था। तो पेजर जब ऑब्सलीट हुआ उसके बाद फिर फोन आना शुरू हुआ। तो नोकिया फोन तुम लोग याद करो अगर, तो वो बहुत लोहा लाट नोकिया फोन हुआ करते थे। यानी चेंजेस आना और आज के समय में अब आपके पास एंड्रॉइड इवोल्यूशन और चेंजेस अब आप किस लेवल पे हो रहा है कि नोकिया तो मार्केट से एक समय ऑब्सोलीट भी हो गया, बट टेक्नोलॉजी चेंजेस के साथ हमें भी अपने आप के अंदर बदलाव लाना चाहिए। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आज ओला और उबर और हम लोग बात करते हैं जोमेटो की और स्विगी की, तो अभी स्विगी से जो कोई पर्सन होता है या जोमेटो से होता है, वो खाना जो होता है वो लाता है और आपके घर में बेल बजाता है, या आज के समय में वो बाहर रख जाता है और आप उसको ले लेते हो। तो आने वाला समय भी बदलने वाला है। आप अपने छत पे जाओगे, ड्रोन से आपको स्विगी से ऑर्डर किया, दुबई में डिलीवरी होती है ऐसे, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। सर दुबई में डिलीवरी हो रही है, हो भी रही है कहीं बाय ड्रोन। हाँ, ड्राइवरलेस कार की बात अभी आप लोग कर रहे हो, तो ड्राइवरलेस कार इंडिया में नहीं सही, इसका एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। टेस्ला सर, टेस्ला, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हो रही है और उसकी वजह से चेंजेस तो आएंगे ही। आईओटी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो सुपरमार्केट में अभी हम लोग जाते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं, जैसे बिग बाजार में गए और सामान खरीदने गए, तो आपको कहीं कहीं लड़के लड़कियां खरीद देखते हैं कि सामान जैसे उसमें खत्म होता है। फॉर एग्जांपल सोप्स हैं, और सोप्स में जब खत्म हो गए तो फिर वो और जाते हैं और वो सोप्स किसी से कहते होंगे और सोप्स फिर से आता होगा, तो ऑटोमेटिकली अब उसमें सेंसर्स लगे होंगे। जैसे एक ऑर्डर के लेवल कम हो गया तो कोई रोबोट आएगा और वहां पर उस चीज को ऑटोमेटिकली वो जगह को फिल कर देगा। तो हमारे जो रोजमर्रा के काम हैं वो रिप्लेस करेंगे मशीन के थ्रू, बल्कि शायद अब हम लोग कुछ उन चीजों पे फोकस करें और जो इंटेलिजेंट और जो ऐसी चीजें, ठीक है। सो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो एआई एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसको हम लोग जिसके बारे में हम लोग इस दौरान पढ़ेंगे। और मेरा मानना यही है कि एआई हो गया या जो नई टेक्नोलॉजी हो गया, उसकी वजह से जो हमारे पास जॉब्स हैं वो नए तरीके की जॉब्स आएंगी। हाँ, हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ये बात भी सही है। और कुछ जॉब्स होंगी जो जिनको हम कहें रेगुलर तरीके की, वो खत्म होगी तो अभी वही तरीके की होंगी, क्योंकि मशीन की अभी भी आदत क्या है, रेगुलर तरीके से जो हम काम करते हैं उसी चीज को रिपीट करके उसको वो कर ले जाए। और कोई किसी को कुछ कहना है? आगे बढ़े हम लोग फिर। किसी को अपने कोई और विचार रखने हैं एआई को लेकर या चेंजेस को लेकर, एनीथिंग? पहली बार तुम लोग ने एआई के बारे में कब सुना? कोई एक एग्जांपल याद आ रहा है? सर फिंगरप्रिंट फोन, फिंगरप्रिंट्स में। और वैसे तो अगर देखा जाए तो पहली बार ह्यूमन बीइंग में अगर बात करें तो गेम्स जो होते रहते हैं, तो हम लोग जैसे चेस का गेम खेलते हैं, कंप्यूटर से आप खेलते हो, तो ये भी बेसिकली एआई का ही कहीं ना कहीं एग्जांपल आपके पास ये आ ही रहा है। तो आज अभी हम लोग ने अभी तक जो डिस्कस किया वो ब्रॉडली किया है एआई है क्या चीज, और अभी डेफिनेशन पे नहीं आए हैं, ये ध्यान रखना। अभी डेफिनेशन निकली भी नहीं है। अभी हम लोग ने बस कुछ वैरायटी समझने की कोशिश किया कि एआई का जो डोमेन है
वो कहाँ कहाँ हो सकता है। और अगर ये देखें तो ये समझ में आ रहा है कि एआई का डोमेन बड़ा वेरी कर रहा है, वो कुछ बिहेवियर को हमारे रिपीट कर रहा है, और कहीं कहीं वो अलग तरह के हम रेगुलर टास्क की बात भी कर रहे हैं, कहीं कहीं ऐसी भी सिचुएशन आ रही है कि वो लर्न कर रहा है बट लर्न करने के बावजूद भी गलतियां कर रहा है। हाँ, जैसे कि सॉन्ग के बारे में तो कोई जरूरी नहीं कि वो सॉन्ग ऐसा सिलेक्ट करे जो आपको पसंद आए। Yes. तो देखा जाए तो एआई का बहुत बड़ा वाइड डोमेन है, और इस वाइड डोमेन में को समझने के लिए हमें बेसिक्स समझना है, और ये जो सब्जेक्ट आपका है इधर ये बेसिक्स को समझने के लिए हमें प्रयास करेगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि एक बार मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ कि ओवरऑल हमारे पास जो 5 यूनिट्स हैं उसमें क्या समझने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी होगी, और कौन सा बुक इस्तेमाल करने वाले हैं। एक मिनट, बस मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको हम लोग इस सेमेस्टर में डिस्कस करने वाले हैं। कोड RCA 403 है, इसमें लिखा है RAC 403, ये गलत है, RCA 403 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, 5 यूनिट में ओवरऑल चीजें डिवाइडेड है, और इन 5 यूनिट्स को हम लोग, मैं एक ब्रीफ आउटलाइन में दे देता हूं कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला यूनिट है वो है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट का। तो आज अभी तक एक तरीके से जो बातचीत हो रही है वो उसी इंट्रोडक्शन का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहां हम लोग कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे कि एआई कहां पर कैसे इस्तेमाल हुआ है, साथ में एक डेफिनेशन पे आने की कोशिश करेंगे, हालांकि कोई एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग जो डेफिनेशन है उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि मशीन में इंटेलिजेंस आए। तो इंटेलिजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है ये मैं आपसे पूछूंगा, और हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहेवियर हमारा इंटेलिजेंट वास्तव में कभी कभी ह्यूमन बीइंग का होता है कि नहीं होता है, या इंटेलिजेंट वर्ड का मतलब क्या है। फिर फाइनली हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस जो आज हम लोग ने बात किया है वो तो देखा ही है, बट इन एप्लीकेशंस के साथ साथ और भी फ्यूचर के कुछ एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है। इनमें से कुछ एग्जांपल्स आपने आज बताए थे। फिर हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंट सिस्टम होता क्या है, एजेंट क्या होता है, अलग अलग तरह के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं, वो समझेंगे। फिर कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वैसे तो अपने आप में ये एक सब्जेक्ट है, बट इनका एक ओवरव्यू लेंगे कि कंप्यूटर विजन का क्या मतलब है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन। तो यूनिट 1 इज बेसिकली रिलेटेड विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट, वेयर we are looking at the foundations, we are looking at the historical perspective, where we are looking at what exactly an intelligent agent is, what are the various types of intelligent agents, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर हम कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करेंगे। ये यूनिट 1 का पार्ट है। यूनिट 2 में आते हैं हम लोग। तो याद करो जब तुम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते थे, तो जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में आपका ये था कि डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते समय सबसे ज्यादा कौन सा, किस एग्जाम्पल को तुम लोग पढ़ते थे, कोई बता सकता है? तमाम तरह के मेथड्स हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते थे? सॉर्टिंग के बारे में, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग सर। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। तो हमने बात किया इंसर्शन सॉर्ट, बाइनरी सॉर्ट, फिर अलग अलग तरह के सॉर्टिंग मेथड्स हम समझते थे और सर्चिंग के बारे में करते थे। तो यहाँ पर भी हम सर्चिंग को एक प्रॉब्लम लेंगे और इस प्रॉब्लम के बेसिस पर सर्चिंग कैसे हम लोग करते हैं और उसके अलग अलग एल्गोरिथम्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो यूनिट 2 जो है वो पूरी तरीके से डिवोट किया गया है सर्चिंग को लेकर। तो सर्चिंग का मतलब क्या हुआ,
सर्चिंग के अलग अलग तरीके क्या हैं, इन्फॉर्म सर्च क्या है, अनइन्फॉर्म सर्च क्या है, फिर लोकल सर्च क्या है, और गेम्स के बारे में कुछ समझेंगे। गेम्स में भी ऐसे गेम्स हो सकते हैं जहां 2 लोग खेल रहे हों, जैसे चेस का गेम। ऐसे गेम भी हो सकते हैं जहां 2 से ज्यादा लोग गेम खेल रहे हों, जैसे युद्ध भी एक तरह का गेम है, वॉर भी इज जस्ट लाइक अ गेम जहां पे मल्टीप्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स तमाम सारे होते हैं। तो उसमें कुछ हम लोग एल्गोरिथम्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 2 इज बेसिकली रिलेटेड विद द सर्चिंग पार्ट। फिर हम लोग 3rd यूनिट में आएंगे जहां नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग की बात करेंगे ना। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई बता सकता है? पहले आप बताइए तो हम एक्सप्लेन करें हल्का सा। एनीवन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज इट मीन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन? जी बेटा, मेरी आवाज जा रही है? कट गया? कोमल, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मालूम है? खैर मैं बता देता हूं। अब जैसे अभी हम लोग बातचीत जो कर रहे हैं, मेरे मन में शब्द आ रहे हैं, मेरे मन में कुछ चीजें आ रही, तो मेरे मन में जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे मन में जो चीज है वो कहीं ना कहीं मुझे कुछ चीजें याद रहती हैं, कहीं ना कहीं मेरे बैकग्राउंड में कुछ चीजें हैं। तो इन चीजों को अगर मैं मशीन में रिप्रेजेंट करूंगा तो मशीन में कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा? जैसे मैंने बोला दैट दिस इज अ कार, ये मैं बोल रहा हूं, तो दिस इज अ कार, तो मुझे तो समझ में आ गया क्या मतलब है इसका। बट ये चीज जब मैं बोल रहा हूं तो इस सेंटेंस को किस तरीके से मशीन में रिप्रेजेंट किया जाए, यानी नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, उनके तरीके के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट 3 में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पे फोकस होने वाला है। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में हम लोग फोकस करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक पे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में शायद हमने पढ़ा भी होगा, और फिर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पे। इन 2 चीजों पे हमारा मेन फोकस होने वाला है। और कभी कभी हम ऐसे सेंटेंस भी बोलते हैं जहां पे अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब हम निश्चितता के साथ नहीं बोल पाते। जैसे मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ कार, तो ये एक निश्चित चीज है दैट दिस इज अ कार। बट अगर मैं बोलने लगूं कि मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं कार ड्राइव करता हूँ, तो मैंने ये बोला कि कार जो है, कार का एक पहिया जो है उसकी हवा निकल गई। अब यहाँ तो हम और आप ह्यूमन बीइंग की तरह तो समझ में आ रहा है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ तो ये 4 में से किसी एक पहिए की बात कर रहा हूँ, यानी कुछ चीजें खुद हम समझ ले रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का जो एक बेसिक मतलब है वो ये होता है कि आप जो सेंटेंसेस को बोलते हैं उनको मशीन में कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दूसरा पार्ट आता है हमारा रीजनिंग में। तो रीजनिंग का मतलब अपने आप समझ में आ रहा होगा। मैंने 2 सेंटेंसेस बोले कि फॉर एग्जांपल सपोज हम कहते हैं जैसे यहाँ पर खाना रखा हुआ है, ये मेरा पहला सेंटेंस है। दूसरा, मुझे भूख लग रही है। तो इन दोनों को मिला के मैंने सेंटेंस तीसरा कंक्लूड किया, एक रीजनिंग किया। वो क्या किया कि अब हम किस चीज को, हम अब खाना खा लेते हैं। तो ये एक जो चीज हमने अपने आप ये जो प्रोसेस किया, ये मशीन में रीजनिंग के थ्रू होती है। तो ये रीजनिंग कैसे होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग, इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम कैसे किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन में पहुंचते हैं, हम इन्फ्रेंस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें यूनिट 3 में आ रहा है। तो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 सर्चिंग वाली बात, यूनिट 3 नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग की बात आ रही है। फिर जब हम यूनिट 4 पे आ रहे हैं, तो यूनिट 4 जो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग अपने आप में एक, जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ ना, वैसे तो एक अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। और ये जो चीज है आप इसको जब इलेक्टिव्स के रूप में आगे ले जाते हो, तो जैसे मशीन लर्निंग अपने आप में एक सब्जेक्ट की तरह आता है। तो अगर जो अभी आपने बात किया, एक सॉन्ग का एग्जांपल लिया कि मुझे ये सजेशन आ जाए इस तरीके के बारे में कि भाई अब इस तरह के सॉन्ग्स हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। तो ये मशीन लर्निंग होती कैसे है, मशीन लर्निंग के अलग अलग तरीके कैसे हुए, इनके बारे में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। या जैसे कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड में भी मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि मेरे पास कोई टेस्ट है, वो टेस्ट ऐसा अपने आप
हमें मदद करने लगे कि पेशेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद करे, हम लर्न करें कि ये पेशेंट के कोविड हो सकता है कि ये पेशेंट के कोविड नहीं हो सकता है। तो ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट हमारा आता है, यूनिट 4 में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 5 हम लोग थोड़ा बहुत पैटर्न रिकग्निशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे और इसमें के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, कैसे हम लोग अलग अलग क्लस्टर्स के एल्गोरिथम्स के बारे में जानते हैं, उसके कुछ टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे 5 यूनिट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसको हम लोग अपने इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? नो सर। मैं इसको हटा रहा हूं। फिर हम लोग 3-4 बुक्स यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जो मेन बुक होगी वो आपके पास आएगी, वो है पीटर नॉर्विक की। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बुक भी। आप लोग या तो उसको परचेज कर लीजिए, वैसे गूगल क्लासरूम के थ्रू मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी आपसे शेयर भी कर लूंगा, ठीक है, नहीं तो तुम्हें मिल भी जाएगा। तो जो मेन टेक्स्ट बुक की तरह हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज दिस वन, आपको दिख रही होगी, ग्रीन रंग की है। ये हमारा सेकेंड एडिशन हालांकि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय स्टुअर्ट रसल एंड पीटर नॉर्विक। ये बुक मैं मेनली यूज करूंगा। ये पियर्सन एजुकेशन की है, इसकी 3rd एडिशन भी आ चुका है। 3rd एडिशन का कवर ब्लू है और उससे थोड़ा सा बड़ा है। कोई भी एडिशन आपके पास हो, कोई इससे ऐसी दिक्कत नहीं है, बट दिस इज द मेन टेक्स्ट बुक व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर। तो जो मेन टेक्स्ट बुक हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच बाय स्टुअर्ट रसल एंड पीटर नॉर्विक। दिस इज द मेन टेक्स्ट बुक व्हिच वी आर गोइंग टू यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग कुछ बुक्स को और इस्तेमाल करने वाले हैं। वो एक बुक हमारी आती है, आपने सुनी होगी, रिच एंड नाइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय रिच एंड नाइट, दिस इज द बुक। हाँ, ये एडिशन आपका आई थिंक 3rd एडिशन है। इसके जो प्रीवियस एडिशन था वो पर्पल कलर का, ब्लू या पर्पलिश कलर की बुक आपकी आई हुई थी, जो पहली वाली एडिशन की है इसके। सो जो ऑथर हैं इसमें रिच एंड नाइट है। इस वाले में शिव शंकर भी नैयर जी भी है, बट आपके पास कोई भी एडिशन हो दैट डजंट मैटर। दिस इज द बुक व्हिच आई एम गोइंग टू आल्सो रेफर इन बिटवीन, बीच में। और तीसरी एक बुक जो मैं बीच में इस्तेमाल करूंगा, वो हालांकि इसमें हम स्पेसिफिकली पैटर्न रिकग्निशन या कुछ टॉपिक्स को लेकर हम बात करेंगे, तो ये है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम बाय D.W. पैटरसन। ठीक है, दिस इज द 3rd बुक जो कि हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। आपके पास एज अ टेक्स्ट बुक बाकी भले ना हो, जहां पर जो चीज होगी वो मैं आपको दे ही दूंगा। पीपीटीज बना के या शेयर तो मैं करूंगा ही जैसे जैसे चलता रहेगा, और नोट्स देने की भी मैं कोशिश करूंगा ही आपको। बट जो टेक्स्ट बुक आपके पास मेनली होनी चाहिए, चाहे इसको आप परचेज कर लो या अगर कभी मौका मिले आप कॉलेज भी आ सकते हो, लाइब्रेरी से एक दिन अगर कभी आप आते हो तो आप, कॉलेज ओपन है तो आप बुक्स को इशू भी कर सकते हो, और उसको कुछ बुक्स तो आप ले ही लो। तो ये मेनली जो स्टुअर्ट रसल एंड पीटर नॉर्विक है, दिस इज द मेन टेक्स्ट बुक व्हिच वी आर गोइंग टू यूज थ्रू इन दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर। ठीक है, एनी अदर थिंग एल्स व्हिच यू वुड लाइक? कुछ कहना है बेटा अभी? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बुक्स क्लियर हो गए फिर? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो हम लोग ने बुक्स भी क्लियर कर लिया, एक इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट भी हमने एक तरीके से कर लिया है। तो हम लोग का जो पर्पस है, जैसे मैंने अभी बताया हुआ था जब मैं आपसे सिलेबस को बता भी रहा था, ये समझना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रॉडली हम लोग स्पेसिफाई कर लेंगे, हर एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या है।
और उसके बाद इंटेलिजेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट सिस्टम में उसके जो की पैराडिग्म्स में है वो कोर टेक्निक्स, कुछ एल्गोरिथम्स, उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग के वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड क्या होते हैं, साथ में फिर आखिरी में पैटर्न रिकग्निशन, और अगर समय ज्यादा और मिलता है तो थोड़ा बहुत रोबोटिक्स के बारे में भी बात करेंगे। और इफ इट इज पॉसिबल फ्रॉम योर साइड, मतलब नॉट विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स करिकुलम, तो हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं। अगर पाइथन आता है तो अभी जैसे अक्षित बता रहे थे, क्या चैट बॉक्स हम लोग बना सकते हैं, इफ दैट इज आल्सो पॉसिबल, तो इसको भी हम लोग एक बार ट्राई करेंगे चैट बॉक्स को बनाने का। वो कोर्स का पार्ट नहीं है, बट अगर हम लोग इतने मोटिवेट हो जाते हैं, करते हैं, तो फिर मैं कहूँगा उस चीज को भी हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो जो 4 टेक्स्ट बुक्स हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो ये 4 हैं। जस्ट एक तरीके से फिर से हम बस आपको एक तरीके से बस रिवाइज ही बता रहे हैं। स्टुअर्ट रसल, पीटर नॉर्विक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच, फिर डी डब्ल्यू पैटरसन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स, फिर चार्निक एंड मैकडॉट, ये बुक मेरे पास अभी नहीं थी, नहीं तो मैं आप उसको भी दिखाता। ये 3rd बुक भी बीच बीच में देखूंगा, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय, ये पब्लिशर है पियर्सन एजुकेशन। एंड फाइनली रिचर्ड नाइट, a first course in artificial intelligence, मैग्रो हिल एजुकेशन पब्लिशर है इसके। ये 4 बुक्स ही हम लोग इनको इस्तेमाल करेंगे, बट मेन टेक्स्ट बुक अगेन क्या है, वो है हमारा पीटर नॉर्विक। ठीक है, सो यहाँ तक मेरे ख्याल से आज काफी है। हम लोग फिर यूनिट 1 का जो पार्ट है वो आज मेरा एक क्लास शायद और है, तो हम लोग थोड़ा सा 1 की शुरुआत, ट्यूटोरियल है आज हालांकि, तो उसमें हम लोग ट्यूटोरियल के बजाय थोड़ा सा क्लास को ही आगे बढ़ाते हैं। और इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जहां पर हमें एक फाउंडेशन हो गया, सारी चीजें पता चल गई, अलॉन्ग विद बुक्स के बारे में पता चल गया, पहले क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक टुडे दिस लेक्चर इज इनफ। एंड हम लोग फिर अपने सेकंड क्लास में जो ट्यूटोरियल होगा, आई विल नॉट टेक इट एज अ ट्यूटोरियल, आई विल टेक इट एज अ नॉर्मल लेक्चर, क्योंकि अभी ट्यूटोरियल का मतलब नहीं है। ट्यूटोरियल तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंफ्यूजन्स को, डाउट्स को क्लियर करने के लिए होता है, वो हम लोग अगले हफ्ते से करेंगे, बट आज हम लोग क्लास के रूप में लेंगे। ठीक है, आई होप सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दिया होगा। ठीक है, so before we say bye for just now, anything which you would like to share or say, any comments regarding anything, चाहे वो academics से related हो, चाहे वो subject से related हो, because apart from your subject teacher आपका head भी हूँ, तो आप कुछ भी share कर सकते हो और बता सकते हो। सर इस बार कुछ आइडिया सर कब तक ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली है? ऑनलाइन क्लास का तो इस बार बिल्कुल भी विचार नहीं था, ना हम लोग भी चाहते थे करने के लिए। और अगर तुम देखो तो मैं भी कॉलेज में ही बैठा हुआ हूँ, क्योंकि इवन टीचर्स को भी घर से अगर कहा जाए क्लास लेने के लिए तो शायद वो बात नहीं हो पाती है। तो मैं बस वही अगेन फिर से कहूँगा कि अगर स्थितियां शायद ये बढ़ ना रही होती, ये जो अचानक ग्राफ बढ़ने लगा, तो इस बार पूरी की पूरी प्लानिंग ऑफलाइन की ही थी। और अगर आप देखोगे तो ये आपको भी अचानक पता चला, ऐसा तो है नहीं। हम लोग पहले बात कर रहे थे 5 तारीख से क्लासेस लेंगे, और ये 5 तारीख के जो क्लासेस होंगे वो प्लानिंग ऑफलाइन की ही थी। बट ड्यू टू द रीजंस विच वी ऑल नो, जो हमारे हाथ में नहीं है, इसकी वजह से ये चीज करनी पड़ी चीज। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है 2 हफ्ते बाद, जैसे कुछ कॉलेजेस 2 हफ्ते के लिए बंद किए हैं या 3 हफ्ते के लिए किए हैं, चीजें बेटर होने लगती हैं, तो मुझे लगता है कि उस केस में ऑफलाइन करने में कोई हर्ज नहीं है, और हो भी जाएगा। क्योंकि ये हमारा भी अनुभव यही है कि हम लोग आमने सामने के क्लासेस को इसके थ्रू रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं तो ये कहूँगा, बिल्कुल भी मन नहीं है सर ऑनलाइन पढ़ने का। मैं समझ रहा हूँ ये बात, इवन मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग बात है, मतलब टीचर्स के लिए भी, आपके लिए भी है। कभी कभी फिल्म देखना तो अच्छा लगता है,
पर रोज रोज अब हम लोग फिल्म देखने जाए तो हम लोग भी परेशान हो जाएंगे ना। बट शायद अभी बात हम लोग ह्यूमन बीइंग की कर रहे हैं, लाइफ की कर रहे हैं, तो लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और सबसे इस समय जो बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, पिछली बार से दुगना है। तो हम लोग, मैं कल देख रहा था तो आई थिंक 1,15,000 फिगर था जो, हाँ सर। और लास्ट वेव में जब हुआ था हम लोग 1 लाख पार ही नहीं किए थे। तो ये जो फर्क आया है, और वो भी मार्च के महीने में आया है, मतलब ये तो ऐसे कुछ सिचुएशन हुई जैसे हम लोग शुरू रहा करने वाले हो वैसे इधर बढ़ गया। तो ये बस ठीक हो जाए आदेश, हम भी चाहते हैं आप यहाँ आओ, क्योंकि कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करना अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, एक वो डोमेन भी हम मिस कहीं ना कहीं कर रहे हैं। वो कॉलेज के अंदर जाना, आपस में इंटरेक्ट करना, वो फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करना, मैं बोलता हूँ कि वो हमारे समय का सबसे गोल्डन पीरियड होता था। बट अगर गोल्डन पीरियड अब हम लोग लैपटॉप के सामने गुजार दें तो अच्छा नहीं है, मैं भी नहीं चाहूंगा। तो बस जस्ट वी आई कैन ओनली प्रे प्रेजेंटली कि चीजें सुधार होने लगे। तो अगर सुधार होती है तो शायद कुछ समय बाद ये डिसीजन बदल भी जाए। ठीक है, और कोई सजेशन तो इसमें कोई दे भी नहीं पाएगा इस चीज में। तो और कुछ कोई बोलना चाहता है तो एनीवन, किसी चीज के बारे में, क्लासेस के बारे में, जैसे अभी आदेश ने बात बताई, और किसी को कुछ बताना है, पूछना है? ठीक है, तो अब हम लोग फिर अगला क्लास आज अपने शेड्यूल टाइम पे, जो हमारा ट्यूट का है सेकेंड हाफ में, हम लोग उस पर यूनिट 1 शुरू करते हैं। अभी के लिए इतना काफी है। बुक्स वगैरह के बारे में गूगल क्लासरूम बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, मैं आपसे वो शेयर कर लूंगा, और उसमें आप फिर कुछ नोट्स वगैरह भी अपना देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी मैं भी कर लेता हूँ। एंड जस्ट फॉर नाउ आई थिंक इट्स इनफ फॉर द फर्स्ट क्लास। पहले क्लास के लिए काफी है। Thank you everyone. Be safe and we'll meet in the second half. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.